नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है दखलंदाजी। मायके में बेटी की दखलंदाजी कहाँ तक सही है? कहानी इसी विषय पर आधारित है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहू, आज ये तुमने कौन सा काम निकाला है? आज अचानक पर्दे बदलने लगी। सुनीता जी ने अपनी बहू माधवी से पूछा, क्योंकि उन्होंने देखा कि माधवी आज नए पर्दे बदल रही है, जबकि कोई तीज त्योहार था नहीं। सुनीता जी की आवाज सुनकर माधवी पर्दे बदलते हुए रुक गई और बोली, मम्मी जी, ये पर्दे काफी पुराने हो गए हैं, पुराने फैशन के हैं। मैं कल बाजार गई थी तो नए पर्दे खरीद के लाई हूँ, इसलिए सोचा कि पर्दे अभी बदल देती हूँ। बहू की बात सुनते ही सुनीता जी तैश में आ गई। कोई पुराने नहीं हुआ ये पर्दे, और कोई फैशन नहीं बदल गया है 2-3 सालों में। सुमन की चॉइस के हैं ये पर्दे। 3 साल पहले ही तो मैं और वो जाकर ये पर्दे खरीद कर लाई थी। अरे पर्दे बदलने से पहले कम से कम मुझसे और सुमन से पूछ तो लेती। फिर से पुराने पर्दे लगा दे जगह पे, और जो तू पर्दे नए लाई है ना, ये वापस दे के आ दुकान में। फालतू में खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। सुनीता जी गुस्से में ही बोली। उनकी बात सुनकर माधवी चकित खड़ी की खड़ी रह गई। सुनीता जी ने जब देखा कि वो खड़ी की खड़ी है, तो उन्होंने जरा जोर से कहा, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है बहू? मैं तुझे से बात कर रही हूँ। वो पर्दे बदल, पुराने वाले लगा दे वापस। सास की बात सुनकर फिर धीरे धीरे उसने नए लाए हुए पर्दे वापस फोल्ड करके रख दिए और पुराने पर्दे टांग दिए। नए पर्दे लेकर वो अपने रूम में चली गई। माधवी किचन के काम से अंदर जा ही रही थी कि उसे सुनीता जी की आवाज सुनाई दी। शायद वे उसकी ननद सुमन से बात कर रही थी। कह रही थी, पता नहीं बहू कहाँ से पर्दे खरीद के ले आई, मुझे तो वो पर्दे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। जितना अच्छा सोच तेरा है इस घर के लिए, उतना सोच तो कोई कर भी नहीं सकता इस घर के लिए। पता नहीं वो अपना दिमाग क्यों चलाती रहती है। मैंने तो उसे सीधे सीधे कह दिया कि नए लाए हुए पर्दे लगाने की जरूरत नहीं है, पुराने पर्दे जहाँ जैसे लगे थे वैसे के वैसे लगा के रख। सास की बात सुनते सुनते उसे समझ में आ गया कि ननद सुमन को सासू माँ आज की अपडेट दे रही थी। ये तो उनका रोज का ही काम था। हर रोज जो भी घटना घटित होती या सामान्य बातें भी होती, उन सब का ब्यौरा वो अपनी बेटी सुमन को तुरंत ही दे देती। अब रोज इस बात पर क्या बोला जाए सोचकर वो किचन में निकल गई। माधवी और प्रदीप की अभी अभी शादी हुई थी। जुम्मा जुम्मा 2 महीने हुए थे। घर में पति पत्नी और सास 3 ही लोग थे। एक ननद थी मैरिड, सुमन, जो इसी शहर में रहती थी। बेटे की शादी होने से पहले सुनीता जी दिन भर घर में अकेली रहती थी और अक्सर बीमार रहती। प्रदीप का जॉब ऐसा था कि उसे सुबह 7 बजे निकल जाना पड़ता था और शाम को सीधे 7 बजे ही वो वापस घर आ पाता था। कई बार तो ऐसा भी होता कि ऑफिस से आने के बाद प्रदीप को मालूम पड़ता कि आज मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो बेचारा हाथ पांव धो के खुद खाना बनाता और तब दोनों खाते खाना। अब ऐसी हालत में सुनीता जी कौन सी शॉपिंग करने जा पाती, इसलिए उनके घर की ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग तो सुमन ही कर लेती थी। घर में जरूरत की चीजें, चादर, पर्दे, सोफा कवर या तो खुद ही जाकर खरीद कर लाती, या फिर दोपहर में आके माँ को लेकर रिक्शा में बैठकर जाती और रिक्शा में उन्हें लेकर आ जाती। यही कारण था कि घर के अधिकतर डिसीजन वही ले लेती थी। इतना ही नहीं, प्रदीप के लिए माधवी को सुमन ने ही पसंद किया था। जब तक सुमन ने हाँ नहीं भरी, तब तक सुनीता जी ने प्रदीप की शादी के लिए हामी नहीं भरी थी। लेकिन प्रदीप के शादी से पहले की बात अलग थी। अब घर में बहुरानी आ चुकी है, लेकिन सुनीता जी की आदत बनी हुई थी, इसलिए अभी भी वो अपनी बहू को किसी भी काम को अपने मन से करने की इजाजत नहीं देती थी। उनका कहना था कि माधवी ने कोई भी काम करना हो तो पहले सुमन से पूछ लेना चाहिए, क्योंकि सुमन घर की बेटी है और इस घर के सारे निर्णय उसे अच्छे तरह से लेने आते हैं। अब ये गलतफहमी खुद सुनीता जी को तो थी ही थी, लेकिन सुमन भी ऐसे ही समझती थी। सुमन यही समझती थी कि अपने पियर और ससुराल दोनों जगह निर्णय लेने का उसका हक है, और उसके जैसा निर्णय या उसके जैसी पसंद, चॉइस किसी की भी नहीं है। इसीलिए दिन भर में 2-3 फोन करके वो सुनीता जी से उनके घर के यानी कि अपने मायके के सारे अपडेट लेते रहती थी। शाम को जब प्रदीप घर आया तब माधवी उसके साथ फिर बाजार गई और जो पर्दे वो खरीद कर लाई थी वो वापस करके आई।
उसके बदले में उसने अपने रूम के लिए 2-3 बेडशीट खरीद ली, क्योंकि शॉपकीपर पैसे देने के लिए वापस तैयार ना था। 2 दिन के बाद उसने अपने रूम की बेडशीट चेंज की, नई बेडशीट बिछा दी। अब ये तो उसका अपना रूम था, यहाँ तो कम से कम वो अपनी मर्जी से चादर बिछा ही सकती थी। इस रूम को तो कम से कम वो अपनी मर्जी से सजा ही सकती थी, यही उसकी सोच थी। किसी काम से जब सुनीता जी अपने बेटे के बेडरूम में आई तो नई चादर देख के भड़क गई। बहू से बोली, बहू तुझे कितनी बार बोल दिया है तू अपनी मर्जी से बाजार के कोई सामान खरीदा मत कर, तेरा चॉइस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सुमन तुझसे कितने अच्छी तरह से कोई भी चीज खरीद कर लेकर आती है। सुमन की चॉइस बहुत अच्छी है, उसकी चॉइस की हर कोई तारीफ करता रहता है। तुझे अभी शॉपिंग की समझ नहीं है, पैसे फेंक के कोई भी चीज उठा कर ले आती है। मेरे बेटे के पसीने की कमाई यूं ही बर्बाद करने के लिए नहीं है, कितनी बार बोल दिया तुझे। सास की बात सुनकर माधवी रुआंसी हो गई। फिर बोली, मम्मी जी ये रूम तो मेरा बेडरूम है, यहाँ तो कम से कम मैं अपनी मर्जी से कोई सामान रख सकती हूँ ना। मेरे इस बेडरूम में आखिर कौन आने वाला है। आखिर ये बेडशीट मैं और प्रदीप हम दोनों ने मिलकर चॉइस करके खरीदा है। सुनीता जी बोली, तुम दोनों ने चॉइस करके खरीदी बेडशीट, कितनी बेकार है, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। उनकी ये बातें चल ही रही थी कि डोरबेल बजी। माधवी ने जाके दरवाजा खोला, देखा तो सामने सुमन दीदी और उसकी सासू माँ दोनों खड़ी थी। दोनों के चरण स्पर्श किए और फिर दोनों को आदर के साथ हॉल में लेकर आई। अंदर आकर सोफे पर बैठते ही सुमन ने पहला प्रश्न दागा, माधवी मम्मी कहाँ है। माधवी ने बता दिया कि मेरे बेडरूम में है। सुमन ने यह सुनते ही बिना किसी संकोच के अपनी सासू माँ के साथ में माधवी के रूम की तरफ कूच किया। सुमन और उसकी सासू माँ को अचानक अपनी बहू के बेडरूम में आया हुआ देखकर सुनीता जी हैरान रह गई। फिर बोले, अरे तुम दोनों अचानक कैसे आ गए, फोन भी नहीं किया। तब सुमन ने बताया कि अरे मम्मी आज बच्चों के स्कूल में एनुअल फंक्शन है, हम लोग वहीं जा रही थी, तो सासू माँ बोली कि थोड़ी देर तुम्हारी माँ से मिलके फिर आगे चलेंगे। अच्छा अच्छा, बैठिए चलिए। पर तुम भाभी की बेडरूम में क्या कर रही हो मम्मी। अरे कुछ नहीं बेटा, ये देख, ये तेरी भाभी कल ये वाली बेडशीट खरीद कर लाई है, मुझे तो इसका डिजाइन कुछ खास पसंद नहीं आया। नहीं है ये बेडशीट मम्मी, मुझे भी कोई खास अच्छी नहीं लग रही है बेडशीट। माँ ने जब इशारा किया बेडशीट की तरफ, अपनी नापसंदगी जाहिर कर दी। पर क्या करे, भाभी को अभी शॉपिंग का खास तजुर्बा नहीं लगता है। मम्मी कल मैं जाके अच्छे से शॉपिंग करके आऊंगी तुम्हारे लिए। मेरी चॉइस तो तुम्हें मालूम है कि कितनी अच्छी है ना। ननद की बात सुनकर माधवी का चेहरा उतर गया। सुमन की सासू माँ को इस बात को समझने में देर न लगी कि दोनों माँ बेटी बहू के काम में मीन में निकालती रहती है। उन्हें याद आया कि जब सुमन की देवरानी शादी होकर घर में आई थी, तब सुमन ने देवरानी के साथ भी इसी तरह से व्यवहार किया था। इस वजह से जब दोनों देवरानी जेठानी में मनमुटाव बढ़ने लगा, तब सुमन की सासू माँ ने जल्दी ही दोनों बेटों की गृहस्थी अलग अलग कर दी थी, जिससे कि दोनों के रिश्ते में मान मर्यादा बनी रहेगी। उनसे माधवी का उतरा हुआ चेहरा देखा न गया। वे तुरंत बोली, अरे मुझे तो ये बेडशीट बड़ी अच्छी लगी, कितनी सुंदर है और कलर भी कितना अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद आई। समधन जी आपकी बहू की पसंद बहुत बढ़िया है, कितनी अच्छी चॉइस है उसकी। बेटे माधवी अब कभी बाजार जाओगी ना तो मेरे रूम के लिए इस तरह की 2 बेडशीट खरीद कर रख लेना, मुझे भी ये ब्राइट कलर बहुत अच्छा लगा है। उनकी बात सुनकर सुमन और सुनीता जी का चेहरा उतर गया, लेकिन अब माधवी के चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट आई। सुमन ने तुरंत कहा, लेकिन मम्मी जी आपको तो मेरी लाई हुई सभी चीजें बहुत अच्छी लगती है। तब उसकी सासू माँ बोली, हाँ बहू तू जो लाती वो चीजें भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन तेरी भाभी की पसंद भी बहुत अच्छी लगी मुझे, सच में सुनीता जी। फिर थोड़े हंसते हुए बोली, समदन जी अब हमारी बहू को थोड़ा आराम करने दीजिए, अब तो आपके घर में आपकी बहू आ गई है और उसकी चॉइस भी मुझे अच्छी लग रही है, तो अब आपके घर की शॉपिंग वही करेगी। बेचारी मेरी बहू दो दो घर का करके थक जाती है, और वैसे भी आपकी बहू रानी आपके घर की लक्ष्मी है, उसी पर अब जिम्मेदारी डाली है, कल को ये घर उसी को तो संभालना है। अब समदन जी की बात पे सुनीता जी और सुमन क्या बोलती, दोनों चुप रह गई। थोड़ी देर के बाद में माधवी किचन में गई इन लोगों के लिए चाय पानी की व्यवस्था करने के लिए। उसके जाने के बाद में सुमन की सासू माँ ने सुमन से कहा, बहू बेटी सुमन सुनो,
तुम्हें अपने भाभी के साथ में कैसा रिश्ता बनाकर रखना है, ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर निर्भर है। आज मैं देख रही हूँ कि अगर तुम हर बात में अपनी भाभी के हर काम में गलतियाँ ढूंढोगी तो तुम्हारे रिश्ते में दूरियां आ जाएंगी, मिठास नहीं रह जाएगी। आज तो तुम्हारी माँ है यहाँ पे, लेकिन याद रखो कल को तुम्हारे पीहर में तुम्हारी भाभी ही रहेगी, तुम्हारा मायका बन के। इसलिए आप उसके घर के डिसीजन उसे लेने दो और रोज के रोज यहाँ पे फोन लगा के यहाँ की अपडेट मत लिया करो। तुम्हारा ऐसा करने से तुम्हारी भाभी को ऐसा लगेगा होगा कि शायद तुम उनकी गृहस्थी पे नजर रखे हो। क्यों समधन जी, मेरी बात ठीक है ना? कहते हुए उन्होंने सुनीता जी की ओर देखा। समधन की बात सुनकर सुनीता जी और सुमन दोनों को ही इस बात का भान हुआ कि वाकई सुमन का हस्तक्षेप कुछ ज्यादा ही है माधवी की गृहस्थी में। वे दोनों किसी तरह से चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर कुछ देर बातें करती रही। कुछ देर बातें करके कुछ देर और बैठे और फिर निकल गई। माधवी ने अपने रूम में जो नई बेडशीट बिस्तर पर बिछाई थी उसने वो बदली नहीं, ना ही सुनीता जी ने उसे कुछ कहा। अब सुनीता जी ने ज्यादा टोकाटाकी बंद कर दी है, लेकिन कभी कभी उनके अंदर जब खूंखार सास का भूत चढ़ जाता है तो अचानक ही उन्हें याद आती है उनके समधन की कही हुई बात कि भी तो तुम्हारी माँ है यहाँ पे, लेकिन माँ के बाद में तो तुम्हारी भाभी ही तुम्हारा पीहर रहेगी। और ये बात सुनते ही उनके अंदर का भूत भाग जाता है। तो मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी दखलंदाजी। उम्मीद करती हूँ कि कहानी अच्छी लगी होगी। एक लाइक जरूर कीजिएगा प्लीज। अब आप ही बताइए कि एक शादीशुदा ननंद का अपने भाई की गृहस्थी में यूं दखल देना कहाँ तक उचित है, और एक सास का भी अपनी बहू को अपनी पसंद से अपने घर को सजाने संवारने में इस तरह से टोकना क्या उचित है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।